Mr. Ghanshyam Tiwari ji. Time allotted is 10 minutes. 15 लिखा है इसमें तो। इधर तो 10 है। जी, उपसभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लगातार इतनी चर्चा हो रही है, इस चर्चा में इस बार धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई, शिवजी भी आ गए, शिवजी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया, पद्मव्यूह भी आ गया। तो मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की और 9 सूत्री बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। तो 9 का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व, 9 सबसे बड़ा अंक है। खजाने में नव निधि होता है, नव रत्न होता है, नवदा भक्ति होती है, नवरात्र होते हैं, 9 तपा होते हैं और शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, उनका जोड़ भी 7-2-9 होता है। हृदय को रक्त प्रवाहित करने वाली 108 नाड़ियाँ हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है और माला के मणिये भी 108 होते हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है। तो ये जो 9 का शगुन है, इस शगुन के आधार पर जो बजट लेकर आए हैं, अभी चर्चा चल रही थी, माननीय मोरारजी देसाई जी ने 6 बार बजट पेश किया और वो 100 साल तक जिए। अब निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट किया है, तो 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। यह इस 9 का और 7 का महत्व है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। संसदीय लोकतंत्र की बात हुई, इस लोकतंत्र की बात में कहा गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में बोल रहे थे तो उनको बोलते समय हल्ला करके वॉकआउट किया गया। भारत की लोकसभा में उनका गला घोट दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बहुत बड़े संत राघवाचार्य जी, एक बार मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, गीता में एक शब्द आता है, समाधिस्थ कह केशव, कहे केशव समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समय आने पर बताऊंगा। तो जिस दिन लोकसभा की कार्रवाई हुई और कांग्रेस ने हंगामे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, उस समय दूसरे दिन सुबह आचार्य जी का, राघवाचार्य जी का फोन आया, बोले घनश्याम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्रणाम महाराज। बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ। क्या? कि कल भारत की लोकसभा में जो हुआ उससे पता लग गया कि स्थित प्रज्ञ कौन है। नरेंद्र मोदी स्थित प्रज्ञ आदमी है, क्योंकि जो कुछ करते रहे वो निरपेक्ष भाव से जो कुछ करना है 2.5 घंटे तक भारत की संसद में बोलते रहे। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से कहता हूं कि राजनीति मोदी जी के लिए कोई स्वार्थ का विषय नहीं है, राजनीति उनको राष्ट्र को समर्पित है और इसलिए वो समझें इदम न मम इदम राष्ट्राय इदम न मम स्वाहा करके वो काम कर रहे हैं। कृपया जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाएं, नरेंद्र मोदी की तपह ज्योति से एक एक कर दीप जलाएं। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये बात है। यहाँ सभापति महोदय, 2 बहुत बड़ी बात हुई। पहली बात हुई कि ये विकसित भारत की बात करते हैं और ये करते हैं तो वर्तमान जो बजट है उसमें 3 बड़ी बात। एक तो वो वर्तमान पर है, एक भूत के ठोस धरातल पर है और एक भविष्य के चिंतन के साथ। वर्तमान में तो इसलिए है कि सारी जो 9 बिंदु हैं उन पर कितना कितना खर्च होगा वो सारा सब माननीय सदस्यों ने बताया, मैं उस पर नहीं बताना चाहता। लेकिन 10 साल का जो ठोस धरातल है जिसके ऊपर खड़ा है सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार, सबसे अधिक एक्सपोर्ट, डिफेंस में प्रगति, वित्तीय कोष पर नियंत्रण, गरीब कल्याण योजनाओं में सर्वोच्च और भारत की 7% से बढ़ती हुई जीडीपी, इसके आधार पर खड़ा हुआ और भविष्य का चिंतन नीति आयोग की मीटिंग के आधार पर उसमें कहा गया कि जब तक भारत के प्रत्येक नागरिक का 1,25,000 रुपये महीने की आय नहीं होगी तब तक
और 15 लाख रुपए साल की आय नहीं कम से कम नहीं होगी तब तक विकसित भारत नहीं होगा। उस प्रकार का भारत बनाने के लिए दृढ़ सोच के साथ आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये वर्तमान का भी बजट है, ये भूत का भी बजट है और भविष्य का भी बजट है। इस रूप में इस बजट को हमको देखना चाहिए। ये कहा गया माननीय सभापति महोदय यहाँ पर कि इस बजट में इस प्रांत को कुछ नहीं मिला, इस प्रांत को कुछ नहीं मिला। उसमें राजस्थान का भी नाम लिया माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि राजस्थान को भी कुछ नहीं मिला। तो मैं माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी मंत्री महोदय बैठे हैं, तो राजस्थान में क्या मिला, पाली, मारवाड़ और जोधपुर के पास सब बीच में 30-30 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान को मिला, जिसमें 1500 एकड़ का है और 40,000 आदमियों को रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क राजस्थान को मिला। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो पहला है दिल्ली से बंबई का 1,1200 करोड़ का, वो सब राजस्थान को मिला और राजस्थान में पूरा हो रहा है। इस सरकार के आने के बाद में जल संसाधन मंत्री थे माननीय गजेंद्र सिंह जी। उस समय राजस्थान की सरकार में, हरियाणा की सरकार में और भारत सरकार में इनके प्रयत्न से समझौता हुआ और समझौता होने पर गंगा जमुना के पानी पर जो 30 वर्ष 1994 से अटका हुआ था, वो पानी राजस्थान और हरियाणा को देने का तय हुआ। उसके लिए ERCP के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए और शेखावाटी के 4 जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना के लिए यमुना को पानी के लाने के लिए 80% पैसा भारत सरकार ने देने का तय किया। ये राजस्थान को मिला माननीय उपसभापति महोदय। इसी प्रकार पिछले वर्ष से 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्थान सरकार को मिला। इस प्रकार राजस्थान के बजट में और राजस्थान इस सरकार से राजस्थान के बजट में मिला। उपसभापति, मुझे एक बात समझ में नहीं है, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बार बार कहते हैं कि हम जीत गए, कांग्रेस बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई। आम आदमी पार्टी के लोग भी कहते बीजेपी हार गई। अरे भाई, बीजेपी हार गई तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ कैसे ली? और बीजेपी हार गई तो फिर निर्मला सीतारमण जी बजट क्यों पेश कर रहे हैं? और आप कहां से जीत गए? तो हमारे यहाँ एक कहानी चलती है कि 2 पहलवान लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को चारू खाने चित कर दिया। उसको धरती पर उसकी पीठ लग गई तो रेफरी ने कहा ये जीत गया। वो नीचे वाला कहा नहीं, ये नहीं जीता, मैं जीता हूं। क्यों? बोले मैं आकाश की ओर देख रहा हूं, अरे धरती की ओर देख रहे हैं। तो ये तो आकाश की ओर देख कर हम जीत गए। चारों खाने चित तो है, नॉर्थ ईस्ट में हार गए, पश्चिम में हार गए, तमिलनाडु को, केरल को छोड़कर दक्षिण में हार गए, सब जगह। दिल्ली में वो कह रहे थे सब के सब, दिल्ली भी 7 की 7 सीट हार गए। फिर भी आप वाले कहते हैं हमको दे रहे उपदेश कि आप हार जाओगे, ऐसा करो ऐसा करो। तो ये अभी तक ये फैसला हुआ नहीं कि कौन हारा और कौन जीता। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कहावत है, यहाँ पर 2 बड़ी बात कही गई है। एक तो कृषि के बारे में कही, कृषि के बारे में कहा कि किसान आपके खिलाफ, किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। मैं उपसभापति महोदय कुछ समय पूर्व ले जाना चाहता हूँ। मैं बचपन से था, तब से पॉलिटिक्स में हूँ और मैं पढ़ता रहा हूँ। तो मैंने कांग्रेस पार्टी का भी बहुत अच्छा पढ़ा है। कांग्रेस पार्टी ने नागपुर अधिवेशन में, जब पंडित जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, और आवड़ी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग लागू की जाए, और प्रस्ताव पास करने की स्टेज तक पहुंच गया था। वो प्रस्ताव था कि सारे किसानों का जमीनों का मालिकाना हक समाप्त कर दो और किसान का मालिकाना हक समाप्त करके वो हक सारी गांव का एक कोऑपरेटिव फार्म हो जाए, और इस प्रकार किसान का जमीन से अधिकार खत्म करना चाहते थे। उस समय मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, भारत रत्न माननीय चौधरी चरण सिंह जी
उस समय खड़े होकर कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जबरदस्त खिलाफत की और महावीर त्यागी ने उनका समर्थन किया और पंडित जी को, जवाहरलाल जी नेहरू को कोऑपरेटिव फार्मिंग का, किसान की जमीन का मालिक समाप्त करने का जो कानून था, जो प्रस्ताव पास कर रहे थे, वो प्रस्ताव उनको वापस लेना पड़ा। अगर वो प्रस्ताव आज पास हो जाता तो एक किसान के पास 1 बीघा जमीन नहीं होती। इसलिए कांग्रेस तो शुरू से किसान के खिलाफ रही। कांग्रेस का किसान से लेन देन क्या रहा है? और इसी प्रकार के काम किए थे। मैं सभापति महोदय, अभी चर्चा और थी किसान की, यहाँ पर महेंद्र सिंह जी टिकैत के नेतृत्व में उसी समय कांग्रेस के राज में इतना बड़ा किसान आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन तक कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ और कांग्रेस पार्टी को किसान विरोधी आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हाँ हाँ, वो आए, वो काम की और किसानों के साथ, किसान के साथ कई बार, एक बार नहीं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस ने कि कौन सी चीज है जो बाजार में नीलाम होती? किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन नीलाम होता है? कोई काम नीलाम होता है? किसान की केवल मात्र है जमीन उपज, जिसको उसको मजबूरी में लाकर नीलाम करना पड़ता है। आज समय था कि इस प्रकार की खेती को लागू की जाए। सभापति महोदय, आपने प्रमोद जी तिवारी को कहा था कि सर्टिफाइड फार्मर नहीं है, लेकिन मुझे आपने और सुरजेवाला जी ने दोनों ने सर्टिफाइड फार्मर घोषित किया हुआ। नहीं मान्यवर, मैंने आपको राजस्थान विधानसभा में भी सर्टिफाइड फार्मर घोषित किया आज से 30 साल पहले। किया। तो मैं सर्टिफाइड फार्मर हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नीरज जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पंडित जी की एक खासियत है, आप कितना ही कर लो, किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। नहीं किसान को चक्रव्यूह में फंसने देंगे, नहीं किसान को भी नहीं फंसने देंगे। और दूसरी मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि जब किसान की बात करते हैं और अभी कह रहे थे साहब ये जाति जनगणना करो, मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि अभी जब माननीय राष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय नई चुनाव लोकसभा के बाद में आए थे भाषण देने के लिए, तो मैं जयराम जी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आगे तो चल रही थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शेड्यूल ट्राइब से हैं, उनके पीछे चल रहे थे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी, वो ओबीसी से हैं, उनके पीछे चल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो ओबीसी से हैं, और मैं बेचारा गरीब ब्राह्मण इनकी आरती उतार रहा हूँ। इससे ज़्यादा और हमारा आप क्या करना चाहते थे मुझे बताओ। मैं कांग्रेस को कहता हूँ और इससे ज़्यादा वो हमारा क्या करना चाहते थे। तो एक फिर हलवे पर आ गए, हलवा बनाया तो वहाँ पर जो अफसर थे उनकी फोटो दिखा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हलवा बनाया जो खाने वाले लोग थे वो आज के दिन तो यूपीएससी से सिलेक्शन होकर सेक्रेटरी नहीं बने। वो जिस समय यूपीएससी से सिलेक्ट हुए उस समय सबका सब कांग्रेस का राज था। एक सेकेंड जी, प्रमोद जी कुछ बोलना। हाँ जी, अच्छा, मतलब ये है कि चक्रव्यूह शब्द कॉपीराइट हो गया है जी। माननीय मंत्री जी नहीं, माननीय मंत्री जी, वो कहा गया है ना, इतने हिस्सों में बट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ आया नहीं। उस गजल से ही कुछ सीखना चाहिए अपने को। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकेंड,
भी आरती उतारनी पड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ पंडित जी से कि आप कब से ओबीसी हो गए धनखड़ साहब? धनखड़ साहब तो जाट है, राजस्थान में जाट ओबीसी है क्या? सुनिए सुनिए, मैं सदन को ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि आवश्यकता नहीं पड़ी कभी ये कहने की, पर कह रहा हूं कि मैं जाट जाति से हूं एंड आई एम प्राउड टू बिलोंग दिस कास्ट। और यह जाति राजस्थान में ओबीसी में है एंड सेंट्रल स्टेज पर भी ओबीसी में है। नहीं, मैं जानता हूं आपने रिश्तेदारी की ये सोचकर किया है, तो मैं आप तो जाटों से वाकिफ हैं। सभापति महोदय, यस, 1 सेकंड डॉक्टर। तो सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ भाई। पंडित जी यू विल गेट टाइम, बैठिए। ये वाजपेयी जी के ज़माने में है, पहली बार राजस्थान के जाट को ओबीसी सूची में वो जमा किया गया और सेंट्रल लिस्ट में भी जाट ओबीसी है, क्योंकि कांग्रेस वाले को कौन ओबीसी है, कौन एससी है, ये एसटी है पता नहीं, उनका नेता को भी ओबीसी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूं, घनश्याम तिवारी जी को पता होगा, मैं जाट आरक्षण समिति से जुड़ा हुआ था, मैं उसका प्रमुख प्रवक्ता था और हम 6 सदस्यीय कमेटी थी। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और जो कहा सो हो गया, पर यूं ही दिल्ली से जारी हुआ, तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जैसलमेर बाड़मेर में थे, वो ताबड़तोड़ से हवाई जहाज से आए और कर दिया स्टेट लेवल के ऊपर। राजस्थान वो प्रांत है जहां जाटों को पहले सेंट्रल लेवल पर मिला, स्टेट पर बाद में मिला। और मैं तो उस पार्टी का सदस्य रहा हूं, तब आपकी पार्टी थी और मेरी पुरानी पार्टी थी, तो समझ गए ना मेरी बात है। और फिर सुनिए, उसमें भी कुछ कानूनी खामी रख दी, तो मुकदमा कई साल तक चलता रहा। वकालत की मैंने उच्च न्यायालय में, उस बारे में निर्णय करनी पड़ी, पर कितनी कमी रख दो चाहिए, किसान चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा, ऊपर वाले की कृपा है। पंडित जी। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर, पंडित जी 1 सेकंड, जयराम जी खड़े होकर और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मिनट एक्स्ट्रा हो गया पंडित जी को सर, सिर्फ 4 ही हुए ना, डोंट बोदर। किनको? मराठा इन महाराष्ट्र। अच्छा, नीरज बोलो। सर बीजेपी तो पूरा ही एक चक्रव्यूह है जिसमें सब फंसे हुए हैं। ना वहाँ तो कुछ और ही बात हो रही थी। सर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि चक्रव्यूह तो समझने की चीज है, इसीलिए वो समझ रहे हैं उसको। देखिए, एक सुझाव दूंगा छोटा सा और बिना फीस के। माननीय गजेंद्र सिंह जी से उलझने से पहले सोच लेना, ठीक है? ये मैं सुझाव दे रहा हूँ पंडित जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जब ये कह रहा था कि आरक्षण का जो बात चली, उसमें आप तो उस कमेटी में थे ही, पिलानिया जी उसके अध्यक्ष थे, बड़ा आंदोलन हुआ था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सीकर की सभा में आए थे। वो फोटो मेरे पास अभी है। वो बोल रहे थे और बोलते बोलते मैंने वो कागज लिखकर उनको पकड़ाया और उन्होंने कागज पढ़ा। इसलिए आपके आरक्षण में आपका तो योगदान है, लेकिन थोड़ी बहुत आहुति मेरी भी दी हुई है, इसलिए ये मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूँ। नहीं, आपने तो पंडित जी पूर्ण आहुति दे दी आखिर में। पूर्ण आहुति करी। अब मैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चक्रव्यूह जो है ना, 36 भी होते हैं और चक्रव्यूह की रचना करने वाले द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य जो रचना करते वो चक्रव्यूह में नहीं फंसते हैं, इसलिए मैं तो द्रोणाचार्य का वंशज हूँ, इसलिए मैं किसी प्रकार से चक्रव्यूह में नहीं फंसूंगा। लेकिन दूसरा नाम जो दिया है, पद्मव्यूह दिया है, तो पद्मव्यूह का है उदाहरण कि पद्म पत्र मीमांस बसा,
कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, तो ये पदम जो है नरेंद्र मोदी जी का, ये राजनीति के दलदल में भी कमल के समान खिला हुआ है। तो ये पद्म व्यूह ऐसा है जो व्यूह चक्रव्यूह को तोड़ेगा, और जो लोग आज भारत को तोड़ने की टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उन सब का पर्दाफाश करके रहेगा। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में। भाई आप अपना तो संभालो, अपना, हाँ यही है बजट, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो ये समझ लो, तो यही है बजट। अब तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये पार्टियां अपने आप ही, आप पार्टी हमको उपदेश दे रही है। भारत के इतिहास में पहली कोई पार्टी है जो मुलजिम बनी, और प्रमोद जी मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मेरे बहुत संबंध, अपन साथ साथ जीत कर आए हैं। हाँ, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो पास बैठते हैं, तो वो जो पास बैठते हैं उनसे बचकर रहें, क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला तय कर रखा है कि जो उनके साथ संस्थापक सदस्य थे उन सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया, चाहे वो शांति भूषण थे, चाहे वो शांति भूषण थे, चाहे वो देवेंद्र यागेंद्र यादव थे या और भी थे, और जो बच गए उनको अंदर भेज दिया, बाकी एक दो जमानत पर है। अब अगर आप पास बैठे तो मुझे बहुत चिंता है, इसलिए कम से कम आप उनसे बचकर रहे। और सभापति महोदय, ये जो जाति गणना की, जातिवाद की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतशाही पार्टियां हैं। 7 डीएम के परिवार के 7 लोग मेंबर हैं, और मैं माने राम गोपाल जी नहीं है, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बजट ये कह रहे हैं, हाँ मैं बोल लूंगा, माननीय पंडित जी, वहाँ जो राम गोपाल जी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम का पूरा वर्णन करके काम पूरा किया है। नाम है समाजवादी, मानी समाजवाद में, और परिवार के ही 5 आदमियों को चुनकर लोकसभा राज्यसभा में बैठा दिया, तो समाजवाद में और परिवार पहले, ये समाजवादी पार्टी का काम उन्होंने पूरा करके बता दिया। तो ये जो इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियों का गठबंधन। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनका बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ भी है, मल्लिकार्जुन नाम है, श्री शैलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। इसलिए ये पंडित जी, माननीय घनश्याम तिवारी जी, राउंड अप। तो ये बढ़ाइए। मैं सभापति महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। पंडित जी, ऑन कैन एनी वन ऑफ यू स्पीक? एक बोले जरा सर, बैठिए। लेट प्रमोद तिवारी जी स्पीक। नहीं, नो, यू आर इंटिमिडेटिंग योर डेप्यूटी लीडर। What is this? You are intimidating your deputy leader. I am giving him permission. To speak, and you are intimidating him. No, what is this? No, I am so sorry. सभापति महोदय, ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं।
ये अभी नीट की बात कर रहे थे, ये नीट की बात करते समय कह रहे थे कि ये राज्यों का विषय है। ये 42वां संविधान संशोधन जाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का काम कांग्रेस और डीएम की पार्टी ने मिलकर किया और इसी कारण से स्थिति पैदा हो रही। ये 42वां संविधान संशोधन किया, ये संविधान के रक्षक बन रहे। हम हैं संविधान सेनानी। आपातकाल में आपको ध्यान है, मैं मुक्त भोगी हूं, मुझे पकड़ा गया, मारा गया, मारते हुए जाकर जेल में डाला गया। ये कौन सा संविधान? ये संविधान के हत्यारे हैं। तो ये संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, ये संविधान हत्यारे। ये माननीय सभापति महोदय अग्निवीर की बात करते हैं। भारत की सेनाओं में शेखावाटी के लोग एक सेकंड सर बैठिए, आपको भी दूंगा, एक बार इनको दे दूं। हाँ बोलिए। सर, माननीय एलओपी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, या तो स्वयं वापस ले लें या आप कार्रवाई से निकाल दें, वरना इनकी पार्टी का अगर मैं सजरा खोलूंगा तो अंग्रेजों के जमाने से मुखबिरी करते हुए आज तक करते आ रहे हैं। सर, तो ये बात तो बहुत दूर तक, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। सभापति महोदय, नंबर एक, इसमें कोई विवाद नहीं है। सुनिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अत्यंत सम्मानित हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 5 दशक से ज्यादा अनुभव है और इस हाउस का सौभाग्य है कि देश की 2 प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष एक सदन के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता हैं, और दोनों बहुत शालीनता में विश्वास करते हैं और दोनों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। पंडित जी, राउंड अप। तो मैं सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, पंडित जी तो सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बात करने वाले आपातकाल को याद कर ले, ये संविधान की बात करने वाले 42वें संशोधन की बात कर ले, और ये अग्निवीर की बात करने वाले जो मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं। करगिल में लड़ाई में 100 से ज्यादा शहीद शेखावाटी के लोग हुए थे। वहां के लोग आज सेना में 1,20,000 अग्निवीर भर्ती हैं। 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो रिजर्वेशन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने एक भी राज्य में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। तो अग्निवीर की स्कीम सेना को मजबूत करने ले, सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए और नवयुवकों का जीवन दान देने के लिए है। किसानों के बारे में, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में इन्होंने जितनी बात कही है वो सारी बेमानी बातें हैं। और ये जो आप बजट है, ये भविष्य का भी बजट है, वर्तमान का भी बजट है और भूत का भी बजट है। इन शब्दों के साथ मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।